चैप्टर 1 का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तक कर लिया था। आज हम करेंगे शुरू क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। रीड केयरफुली ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब देख क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में हमने बांट रखा है, कैसे क्लासीफाई कर रखा है। तो ये एक चार्ट बना रखा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो पहला है रीन्यूएबिलिटी। इसमें दो तरह के आ जाएंगे, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। ओरिजिन के बेस पे बायोटिक और अबायोटिक, एक्यूरेंस के बेस पे नेचुरल और मैन मेड, और डेवलपमेंट के बेस पे पोटेंशियल एंड एक्चुअल। ठीक है, ये हमने 1 2 3 4 बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन इसकी कर रखी है। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट ईच वन बाय वन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी। रीन्यू, दोबारा से नया कर देना। देखो नाम से पता लग रहा है, रीन्यू दोबारा से मिल जाना। ठीक है, अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। जो रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली क्या हो जाते हैं भाई, दोबारा से हमें मिल जाते हैं, या फिर ह्यूमन एफर्ट से हमें मिल जाते हैं, उसको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए ये एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। एयर, वाटर, ये तीनों क्या हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनका जितना मर्जी यूज़ कर लो, ये दोबारा से हमें मिल जाते हैं। सम ऑफ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से वो कभी एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एंड विंड एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होते। द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूजेज। अगर हम इसका इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे, ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसकी क्वालिटी पे तो फ़र्क पड़ सकता है, मगर ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो हमने रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म और रीन्यू आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और दोबारा से रिन्यू होने में लाखों साल लग जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और इनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड, क्योंकि इनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है इसके, कोयले का अगर हम यूज़ करेंगे तो एक ना एक दिन कोयला ख़त्म हो जाएगा। कोयला पृथ्वी के अंदर से मिलता है और लाखों सालों में बना है। एक बार कोयला ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे। तो ये क्या है, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऐसी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का यूज़ करेंगे तो एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। देयर इज़ ए कंसर्न अबाउट देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। They are available in limited amount on the earth surface and complete utilization of such resources would result in their exhaustion. अगर हम इनका सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, ये एक लिमिटेड मात्रा में हमारे पास है, लिमिटेड अमाउंट में है पृथ्वी पर जो मिलता है, और एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसका सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे। These resources have to be used very carefully as complete exhaustion of these resources would have an adverse effect of the future generation. These resources have to be very, इनका यूज़ हमें बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे भाई, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन आएगी उस पर फिर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर हमने कोयला
यूज़ कर लिया सारा, तो जो आज से 100 साल बाद 200 साल बाद जो लोग आएंगे तो उनको कोयला नहीं मिलेगा, उनको पेट्रोलियम नहीं मिलेगा अगर यूज़ कर लेंगे। तो हमें सोच समझ कर इनका यूज़ करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक मेटालिक ओर्स, और कुछ ऐसे मिनरल हैं जैसे मेटालिक और गोल्ड और सिल्वर आर रिसाइकेबल, ठीक है, उनका रिसाइकल हम कर सकते हैं। दीज मेटल मे बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर प्रोसेसिंग, और ये कुछ मेटल ऐसी हैं जिनका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर का यूज़ हम बार बार कर सकते हैं, इनका आसानी से रिसाइकल हम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया, ये हमने पढ़ लिया भाई बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी। नॉन रीन्यूएबल आएंगे और इसमें क्या आएंगे, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आएंगे। जो नॉन वाले होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं भाई, ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा से हमें नहीं मिलते, और जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, हमें दोबारा से मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ ओरिजिन, अब ओरिजिन के बेस पर कैसे क्लासिफिकेशन हम इसकी करेंगे। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो हमें मतलब बायोस्फीयर से मिलते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, जीवों से मिलते हैं। एंड हैव लाइफ, जिनकी लाइफ होती है, आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड, एनिमल, फिशिस, फॉरेस्ट, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। द बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड ए वैरायटी एंड यूज़फुल प्रोडक्ट, और बायोटिक रिसोर्सेज से हमें क्या मिलता है, वैरायटी ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं। आपको पता है बर्ड्स जैसे कि मुर्गी है, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, और मांस, मछली, ठीक है, जानवरों से दूध, ये सारी चीज़ें, ऊन, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं हमें, ये कौन से रिसोर्सेज से मिलती हैं, बायोटिक रिसोर्सेज से मिलती हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट, और ये जो आपको पता है जानवर और पेड़ पौधे रिप्रोड्यूस और रीजनरेट करते हैं, ठीक है। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल बट सम टेक ए लॉन्ग पीरियड टू टाइम टू बी रिन्यूड, फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट। ये सभी जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं ये रीन्यूएबल हैं, इन्हें दोबारा से हमें मिल सकते हैं ये दोबारा से आसानी से, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो इनको मिलने में दोबारा से बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट एक बारी ख़त्म हो गए तो उसको दोबारा बनाने में बहुत से साल लग जाएंगे। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज, और जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनको, जिसमें जान नहीं होती, जिसमें जीवन नहीं है, उसको एबायोटिक रिसोर्सेज कह देंगे। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, मिनरल, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, इनमें जीवन नहीं है, और जो हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। द बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रीन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, नॉन रीन्यूएबल है, नॉट रीन्यूएबल यानी कि नॉन रीन्यूएबल है पानी को छोड़कर, क्योंकि पानी हमें दोबारा से मिल जाता है। दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड, और इन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए इन सभी रिसोर्सेज की बहुत डिमांड है। लैंड पे क्या होएगा, एग्रीकल्चर होएगा, हमें पानी की भी ज़रूरत है, हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमें कारखाने बनाने हैं, फैक्ट्रियाँ बनानी है, टूल्स बनाने हैं, तो हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऐसी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सब क्या हैं, मिनरल्स हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन हमने कर लिया, दो तरह के हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अब करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब है किसी चीज़ का मिलना, उसके बेस पे क्या करेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज कह देंगे, जैसे कि वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, ठीक है। मैनी ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर्म द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं और किसी भी देश के विकास के लिए आधार का काम करती हैं, विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। ये तो थे नेचुरल रिसोर्सेज।
अब हम करेंगे मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिसको आदमी बनाता है वो मैन मेड रिसोर्सेज में आ जाएंगे। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। जिसको आदमी ने बनाया है वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे कि रोड्स आदमी ने बनाई हैं, बिल्डिंग है, मशीन है, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज हैं। These resources are essential for us but they are also developed from natural resources। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे, ये जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मगर ये सारे रिसोर्सेज किससे बने हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से ही बने हैं। रोड किससे बनी है? पत्थरों से या दूसरी चीज़ों से बनी है जो हमें नेचर से मिलती है। बिल्डिंग भी हमें नेचर से, जितना भी मटेरियल बिल्डिंग में लगता है वो भी हमें नेचर से। और मशीन है, मशीन का लोहा या दूसरी चीज़ों से जो बनेगा वो भी हमें क्या मिलता है? नेचुरली ही मिलता है। यानी कि मैन मेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किससे बनाए जाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। आगे, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वालिटी आपको पता ही क्या होती है, और क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या, मात्रा। वहाँ के लोगों की जो क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है, इस पर भी मतलब ऑफ ए कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको क्या बनाती है भाई? क्वालिटी और क्वांटिटी बताती है कि भाई कैसी है, उस पर डिपेंड करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी इन पॉजिटिव वे। अगर किसी देश के लोग स्वस्थ हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं तो वो उस देश की उन्नति के लिए, उस सोसाइटी की उन्नति के लिए बहुत काम कर सकते हैं। माल नरिश्ड एंड इलिटरेट पीपल ऑन द अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी। अगर कोई मतलब कहने का मतलब, अगर कोई माल नरिश्ड हैं यानी कि उनको कुपोषण के शिकार हैं, उनको अच्छे से स्वस्थ नहीं है, जो बीमार लोग और अनपढ़ लोग, ठीक है, इतनी मदद अपने देश के लिए नहीं कर सकते, अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जितना कि स्वस्थ व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी, ठीक है, पे डिपेंड करता है वहाँ का जो डेवलपमेंट कैसे होगी। अगर वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसके में क्वालिटी है, तो वहाँ उस देश का विकास ज़्यादा होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड इन जापान एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकली डेवलप्ड। जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, यानी कि क्योंकि ह्यूमन को भी रिसोर्स माना गया है, जापान के लोग बड़े ही वेल डेवलप हैं क्योंकि वहाँ के लोग बड़े ही स्किल्डफुल हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो देश बड़ा उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है। अफ्रीकन नेशंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच इन रिसोर्सेज, जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका के जो देश हैं वो क्या हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मगर वो उनका यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं, अनस्किल्ड हैं और इलिटरेट हैं, उनके पास स्किल नहीं है उनको यूज़ करने की, और वो लोग क्या हैं, इलिटरेट हैं यानी कि अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, तो किसी भी देश का विकास या अगर हमने रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स पे भी उसका डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट आ गया भाई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे बेस पे क्या करेंगे भाई, इस पे आ गया भाई पोटेंशियल रिसोर्सेज और दूसरा आ गया एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी देश के नीचे हमें पता लग गया कि भाई मान लो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हमें पता लग गया कि भाई इस जगह के नीचे, इस एरिया के नीचे क्या है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो वो हमारा हो गया भाई क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेज। हम उस पेट्रोलियम का यूज़ आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, पोटेंशियल है। और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जो कुएं खोद रखे हैं हमने तेल के, जिसका यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे देश में अवेलेबल तो हैं मगर हमने उनका पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है, तो उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयस ऑफ, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर।
अब क्या है अभी फॉर एग्जांपल जो हिमालय में कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल मिलेगा, पेट्रोलियम है उसके नीचे, ठीक है, मगर हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं अभी, हमारे पास इतना ना तो पैसा है और ना ही हमारे पास स्किल लेबर है। तो ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, मगर वो भी हम अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। अब नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ सालों के बाद तो कर ही लेंगे। द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीडेड डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दो अगर पोटेंशियल रिसोर्सेज का पता लगाना है तो हमें सर्वे करना पड़ेगा और एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है। Assessment by USA Geological Survey suggests that Arctic seabed may hold as much as 20% of the world undiscovered oil and natural gas resources। अब यूएसए की जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसने यूएसए ने किया है और उसने पता लगाया कि आर्कटिक सी के नीचे क्या है भाई 25% ऑफ, मतलब दुनिया में जितनी भी नेचुरल गैस होती है उसका 25% वहीं पे ही पाया जाएगा, और उस गैस को अभी तो नहीं निकाला जा रहा, भविष्य में निकाला जाएगा। तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। बाय वन एस्टिमेट 400 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल माइट लाई बिनेथ द आर्कटिक सी बेड। और तेल का कितना अंदाज़ा लगाया गया है उसके नीचे, 400 बिलियन बैरल ऑयल उसके नीचे आर्कटिक सी बेड के नीचे मिल सकता है। ये वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगा रखा है, खोज कर रखी है। और इस तेल को अभी नहीं निकाला जाएगा, 50 साल बाद 100 साल बाद निकाला जाएगा। तो ये कौन सा हो गया भाई, पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया ये। अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होगा, द एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री आर दोज विच हैव बीन थोरली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन असर्टेन्ड। और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है, जिनका पूरी तरह से सर्वे कर लिया गया है और जिनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी, उसका अंदाज़ा पूरी तरह से लगा लिया गया है और उसका उपयोग किया जाता है। द एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। और अगर हमें उसे एक्सप्लोर करना है, डेवलप करना है और यूटिलाइज़ करना है उस रिसोर्स का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स। और जो सऊदी अरेबिया देश है वो पूरी दुनिया में जितना तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसका 25.9% उसके पास है, नहीं वो निकालता है उस तेल को, ठीक है। तो वो उसका पूरी तरह से प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके क्या हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, पहले उसके बारे में जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है, वो विकास होता है उसमें हम तरक्की तो करते हैं, विकास तो करते हैं, मगर किसका ध्यान रखते हैं, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं कि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। ऐसा विकास जिसमें इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, हम जो भी हमारी इस टाइम नीड है, ज़रूरत है, उसको हम पूरा करते हैं, और भविष्य में जो है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यानी कि भविष्य को खतरे में नहीं डालते, उसका इस तरह से प्रयोग करते हैं कि ताकि भविष्य के लिए भी बच जाए। देयरफॉर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड जुडिशली so that after fulfilling our present requirement they also conserved for the future generation। और हमें रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे सोच समझ कर करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच जाए। मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे अधिकतर रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, लिमिट में हैं। ओवर यूज़ ऑफ many valuable resources has led to their degradation and deterioration in the quality. For example, soil, land and water resources
अगर हम उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी कम, रिसोर्सेज की क्वालिटी कम हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सोयल, लैंड और वाटर। अगर सोयल का यूज़ हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो ख़राब हो सकती है। लैंड और वाटर का भी ऐसे ही हमें यूज़ करना है, सोच समझ के, उसको ख़राब नहीं करना है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट वी यूज़ ऑल रीन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियसली। हमें सोच समझकर सभी रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। मिनिमाइज़ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। कंजर्व द वेरिड स्पीसीज़। और हमें जितनी भी स्पीसीज़ हैं पेड़ पौधों की या जंतुओं की, उनको बचाकर रखना चाहिए। द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। रिसोर्सेज का यूज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अलग अलग होता है, किसी कंट्री में ज़्यादा, किसी कंट्री में कम। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, द डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जो डेवलप कंट्री हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी और स्किल ज़्यादा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और यूएसए, वो रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, सही ढंग से यूज़ करते हैं, और जबकि इंडिया जैसे देश उसका इतना यूज़ नहीं कर पाते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली इवन। और रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है, कहीं पर रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर जो तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या है उसके कारण क्या होता है भाई, हम नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग ज़्यादा होगा। दिस हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सोयल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सोयल इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसने बताया है कि जैसे हमने मिट्टी का यूज़ जब ज़्यादा कर लिया तो अब वो मिट्टी ख़राब होने शुरू हो गई है और उसकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो क्या ख़राब होनी शुरू हो गई है, अब वो इतनी उपजाऊ नहीं रही। ये पूरी दुनिया की बात कर रहा है। दस देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। इसलिए हमें एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा, पॉपुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन बचाने के लिए उन्हें एक बैलेंस में काम करना पड़ेगा। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड judiciously, otherwise mankind will have to face dire consequences। हमें रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन को, आदमियों को क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। Over the last few decades, there has been a tremendous increase in the concern for the conservation and management of resources as they are rapidly depleting and need to be conserved। कुछ पिछले दशकों से 20-30 साल से क्या हो रहा है भाई, अब लोग इसके बारे में कंसर्न करने लगे हैं, सोचने लगे हैं इसको बचाने में और इसके मैनेजमेंट में, रिसोर्सेज को बचाने और मैनेजमेंट में की तरफ ध्यान देने लगे हैं और इसको ख़त्म होने से बचाने के लिए कोशिश अब कर रहे हैं। कंजर्वेशन मीन्स, अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन मीन सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब है कि सस्टेनेबल यूज़ करना है, हमें नेचर को क्या नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना और उसका सही ढंग से प्रयोग करना, रिसोर्सेज का सही ढंग से प्रयोग करना ही कंजर्वेशन है। वी मस्ट रियलाइज डैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट मेरली आवर। हमें ये महसूस करना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दे आल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी क्या है, ये ज़रूरी हैं। Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा और उनकी वेस्टेज को कम करना पड़ेगा।
development of technology, human skill and population control is essential for a long-term sustainability of natural resources। हमें जनसंख्या पर काबू पाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, ह्यूमन स्किल को बढ़ाना पड़ेगा और पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम नेचुरल रिसोर्सेज का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट एल्स द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें क्या करना पड़ेगा, सोच समझ कर क्या करना पड़ेगा। अगर हमें इस प्लेनेट पर जीवन को बचाना है तो हमें सोच समझ कर नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी जो उसकी तरफ ध्यान दे, नहीं तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आवर अर्थ इज़ ओनली हैबिटेबल प्लेनेट। हमारी अर्थ ही ऐसी है जहाँ पर जीवन है, रहने योग्य है जो। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन। तो इसलिए हमें अवेयरनेस को फैलाना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को और ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकें। फॉलो 5R, ये 5R रूल्स दे रखे हैं इसने। रिड्यूस यानी कि कम प्रयोग करो, रीयूज़ दोबारा प्रयोग करो, रिसाइकल भी यही होता है कि उसको एक चीज़ को प्रयोग कर लिया फिर उसको दोबारा से फैक्ट्री में भेज दो, वो रिसाइकल होकर दोबारा आ जाएगी, उसका दोबारा प्रयोग करो। रिफ्यूज़ इसका भी मतलब यही है। एंड रीथिंक और दोबारा से उसको सोचो। ये 5 रूल हमें क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। हमें रिसोर्सेज का यूज़ ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, अपने लालच के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से नहीं करना चाहिए। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। हमें नेचर का केयर करनी पड़ेगी, तभी नेचर हमारी केयर करेगी। तो ये लेसन हो गया कंप्लीट। अगर आपको लेसन समझ में आया है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।